हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इंडिया जीके की किताब से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हमने 4 भाग कंप्लीट कर दिए हैं भारत भूगोल के। और आज हम पढ़ेंगे 5वां भाग, कृषि और मृदा। हरित क्रांति से अभिप्राय हैं। उत्तर है तीसरा, उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में माना जाता है, जब भारत में उच्च उत्पादक बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ। दोस्तों, ये भारत प्लान जो प्लानिंग कमीशन था, उसके 3rd प्लान के बाद 1966-67 के अंदर स्टार्ट हुआ था, जब कोई भी प्लान नहीं था। ये प्लान एंड के बाद था, मतलब 3 प्लान्स कंप्लीट होने के बाद प्लान्स को रेस्ट दिया गया था, क्योंकि पैसे नहीं बचे थे। उसके बाद ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYVP की शुरुआत अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? उत्तर है दूसरा, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। उत्तर है दूसरा, नॉर्मन E बोरलॉग। हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइओवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्मक्षेत्र रहा है। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया। श्री बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिका राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुआ है। हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वह वस्तु है। उत्तर है इसका तीसरा, यानी गेहूं। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2000 से 2001 में यह 69.68 मिलियन टन तथा 2012-13 में 92.5 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया। कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण आर, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। इसका उत्तर है तीसरा, यानी ए और आर दोनों सही हैं एवं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं, चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कुल फसल क्षेत्र के 40% क्षेत्र से ही प्रभावी हुआ और 60% क्षेत्र अछूता रह गया। हरित क्रांति से क्षेत्रीय एवं अंतर क्षेत्रीय स्तर पर असमानताओं में वृद्धि हुई, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभावी न हो पाना रहा है, न कि उत्पादन में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? उत्तर है तीसरा, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे भारत उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संस्थानों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। उत्तर है चौथा, हरित क्रांति। निम्नांकित में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, क्योंकि तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधों के पुष्प से प्राप्त होते हैं। अतः विकल्प 2 और 3 दोनों ही दृष्टिकोणों से असंबद्ध है। इसलिए दोस्तों 2 ऑप्शंस करेक्ट होने की वजह से इन्होंने स्टार मार्क कर रखा है।
मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं? उत्तर है तीसरा, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिसने खेती के शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। नकदी फसलों और खाद्य फसलों की एक साथ खेती और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाने से मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी पंतनगर। व्याख्या, देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर है चौथा, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नील क्रांति से। इंद्रधनुषी क्रांति 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। नीली क्रांति मत्स्योत्पादन या समुद्री जीवों का व्यापारिक उत्पादन। हरित क्रांति फसलों विशेषकर गेहूं का उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। सुमेलित कीजिए। उत्तर है इसका चौथा, यानी हरित क्रांति सुमेलित है कृषि से, पीत क्रांति सुमेलित है तिलहन से, श्वेत क्रांति सुमेलित है दुग्ध से, नीली क्रांति सुमेलित है मछली पालन से। कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है? उत्तर है चौथा, एपीकल्चर। व्याख्या, कृषि के प्रमुख प्रकार। सेरीकल्चर यानी रेशम का उत्पादन, सेरीकल्चर यानी रेशम का उत्पादन। पीसी कल्चर यानी व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, पीसी कल्चर यानी व्यापारिक मत्स्य उत्पादन। हॉर्टिकल्चर यानी फलों की कृषि, हॉर्टिकल्चर यानी फलों की कृषि। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की कृषि। ओलिवी कल्चर यानी जैतून की कृषि। विटीकल्चर यानी अंगूर की कृषि। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। उत्तर है पहला, पिसीकल्चर के नाम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है? उत्तर है तीसरा, 5%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना WBCIS एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है। यह योजना खरीफ 2016 से क्रियान्वित की गई है। ज्ञातव्य है कि इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की थी। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? उत्तर है तीसरा, 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की थी। व्याख्या, ट्राइफेड का गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? उत्तर है तीसरा, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए।
आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा ने तेलंगाना, पूर्व में आंध्र प्रदेश में सम्मिलित क्षेत्र के करीब 200 गांवों की यात्रा की थी और उन्हें दान में 12,200 एकड़ भूमि मिली। विनोबा भावे ने किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की? उत्तर है दूसरा, आंध्र प्रदेश में। कौन सा जोड़ा गलत है? उत्तर है तीसरा यानी झारखंड खिल। झारखंड की स्थानांतरित कृषि खिल नहीं है। इसके अलावा तीनों सही हैं। केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश में पोडू और असम में झूम। भारत की स्थानांतरणशील कृषि फसल स्थानांतरण का ये तरीका अभी भी उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसे असम, मेघालय, मणिपुर में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू। असम, मेघालय, मणिपुर में झूम खेती, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में बेचर व माशा और केरल में पोनम कहा जाता है। झूम उत्तरी पूर्वी भारत में और जारा तथा एरका दक्षिण भारतीय राज्यों में कहा जाता है। इसे जारा एरका। बत्रा कहा जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है बत्रा। कुमारी केरल में पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे कुमारी कहा जाता है। कमान, बिंगा तथा धावी उड़ीसा में कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झूम कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है पहला, स्थानांतरण कृषि के नाम से। स्थानांतरण कृषि का नाम व राज्यों में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा, माशा, हिमाचल प्रदेश। ओडिशा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है। उत्तर है दूसरा, पोडू। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? उत्तर है तीसरा, मसूर खरीफ की फसल नहीं है। मूंगफली, मक्का, धान खरीफ की फसल है। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी फसल बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि। खरीफ फसल बुआई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर। प्रमुख फसलें चावल, जवार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। जायद फसल मार्च जुलाई ग्रीष्मकालीन फसल है। प्रमुख फसलें हैं इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। निम्न में से भारत की खरीफ की फसल कौन सी है? उत्तर है दूसरा, बाजरा। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? उत्तर है चौथा, सरसों। कौन सी दलहन फसल नहीं है? उत्तर है तीसरा, मखाना दलहन फसल नहीं है। भारत में दलहन फसलें 3 ऋतुओं में उगाई जाती हैं। रबी फसल अरहर, चना, मटर, मसूर। खरीफ फसल मूंग, उड़द, लोबिया। जायद फसल सोयाबीन, मूंग, उड़द। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? उत्तर है दूसरा, मक्का व्यापारिक फसल नहीं है। उसके अलावा मखाना, जूट, कपास ये व्यापारिक फसल है। नकदी अथवा व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रबड़, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, जूट, मखाना, कपास आदि को शामिल किया जाता है। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे? उत्तर है पहला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? उत्तर है दूसरा यानी द्वितीय। भारत में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में होता है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि हैं। इस तरह देश के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर है दूसरा यानी असम। संप्रति भारत में चाय उत्पादक राज्य क्रमशः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से में असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? उत्तर है दूसरा यानी असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु।
भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? उत्तर है तीसरा दार्जिलिंग में। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? उत्तर है तीसरा उत्तर पूर्वी। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? उत्तर है चाय का। परीक्षा काल में दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन व उपभोग में अग्रणी था, किंतु वर्तमान में भारत चाय के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि इसके उपभोग में ही भी वह द्वितीय स्थान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक था? उत्तर है दूसरा कर्नाटक। कर्नाटक कहवा कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जबकि केरल द्वितीय एवं तमिलनाडु तृतीय स्थान पर है। रबर उत्पादन का 87.56% हिस्सा केरल उत्पादित करता है, शेष उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को कहवा उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। भारत की वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध के उत्पादों में प्रथम स्थान पर है। उत्तर है चौथा गुजरात। प्रश्नकाल के दौरान भारत का गुजरात राज्य कपास, मूंगफली, वर्तमान में आंध्र प्रदेश प्रथम नंबर पर है। नमक एवं दुग्ध उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पर था। कपास उत्पादन में गुजरात के बाद क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा का स्थान है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। उत्तर है तीसरा सिक्किम। सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य 18 जनवरी 2016 को गंगटोक, सिक्किम में आयोजित टिकाऊ कृषि सम्मेलन में सिक्किम को पूर्णतया जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। सिक्किम में जैविक कृषि की खेती वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया। सिक्किम ने अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि को टिकाऊ कृषि के लिए जैविक भूमि में परिवर्तित कर दिया है। इन्हीं सब उपाय के कारण सिक्किम देश का सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में भी 2016 के अंतर्गत चुना गया है। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? उत्तर है दूसरा केले का। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होने के बावजूद भारत से केले का निर्यात नगण्य है। केले के विश्व में सबसे बड़े निर्यातक राष्ट्र इक्वेडोर तथा कोस्टारिका है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, यानी यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई। यह योजना पूरी तरह कृषि केंद्रित योजना है। इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। उत्तर है दूसरा। कृषि एवं खाद्यान्न के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों के संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण हेतु नियामक संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन है। इसके द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में भारत में शीर्ष चावल उत्पादक राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश हैं। देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के अनुसार चावल उत्पादित राज्यों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन देती है? उत्तर है तीसरा चावल। भारत में उत्पादित खाद्य फसलों में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला खाद्यान्न चावल है। कुल कृषि भूमि के लगभग 1/4 भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत में निम्न में से कौन सी एक फसल के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है? उत्तर है दूसरा चावल के। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है। उत्तर है दूसरा कटक में। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कथन सही नहीं है। वर्तमान में तंबाकू एवं मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक
राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं। दोस्तों, इसमें एक से ज़्यादा आंसर होंगे। भारत में सर्वप्रथम काजू उगाने का कार्य पुर्तगालियों ने किया। वर्तमान में शीर्ष काजू उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम काजू उगाने की कार्य किया था। दोस्तों, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य हैं। उत्तर है दूसरा उत्तर प्रदेश। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का शीर्ष एवं मध्य प्रदेश का द्वितीय एवं पंजाब का तृतीय स्थान है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। उत्तर है चौथा उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी कृषि की जाती है? उत्तर है पहला कर्नाटक। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में कहवा, रबड़ एवं तंबाकू की कृषि की जाती है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। उत्तर है दूसरा जम्मू कश्मीर से। विश्व का सबसे कीमती पौधा माने जाने वाले केसर की खेती भारत में जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व पामपुर इसके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल हैं। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को डैश फसल के रूप में जाना जाता है। उत्तर है चौथा भूखंडीय। बहुखंडीय शस्यन अलग अलग ऊंचाइयों पर बढ़ने वाली विभिन्न फसलों को एक साथ एक खेत में उगाने को बहुखंडीय शस्यन कहते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर बढ़ने वाली फसलों के एक साथ उगाने पर फसलों में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती है। बहुखंडी फसलों के चुनाव करते समय भूमि की किस्म और फसलों के प्रसार दोनों बातों पर ध्यान रखा जाता है। उदाहरण पपीता, बरसीम, सूबबूल, लूसन आदि। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी चारों सही हैं। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। उत्तर है अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से और अतिचारण से। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी कृषि का व्यापारीकरण, कृषि क्रियाओं में विविधता और कृषि का निगमीकरण। भारतवर्ष में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। उत्तर है दूसरा 5 वर्षों में। कृषि जनगणना इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1971 में की गई थी। भारत में कृषि सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? उत्तर है पहला 5। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? उत्तर है तीसरा गरम मसाले। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। केरल में कई प्रकार की मसाला फसलों के उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर है तीसरा उत्तर प्रदेश में। भारत में आम उत्पादक राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है? उत्तर है दूसरा राजस्थान। भारत में सरसों उत्पादक शीर्ष राज्य क्रमशः राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी कृषि सम्मिलित होगी फसल उगाना और खेती करना से। उद्यान कृषि सम्मिलित होगी फूल, फल और सब्जियों उगाना से। मत्स्य पालन सम्मिलित होगा मछली पालना से। और द्राक्षा कृषि सम्मिलित होगी अंगूर की खेती से। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद हैं। उत्तर है चौथा खाने योग्य तेल। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? उत्तर है चौथा अंतर्निर्भर से। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई थी। उत्तर है पहला 1985-86 में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? उत्तर है तीसरा खाद्यान्नों का निर्यात। भारत में हाल ही के वर्षों में जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत तेज गति से कम हुआ है। इसका कारण है, इसका उत्तर है दोस्तों
चौथा यानी कृषि में बहुत धीमी वृद्धि दर और अन्य क्षेत्रों में बहुत तेज वृद्धि दर का होना। कृषि समर्थन मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है? उत्तर है दूसरा, उत्पादन आधिक्य हो तब। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर है दूसरा, चावल और गेहूं। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? उत्तर है चौथा, वन रोपण अफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? उत्तर है दूसरा, प्लास्टिक। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? उत्तर है तीसरा, जूट को। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है दूसरा, 14 अप्रैल को। भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि पूरे विश्व के लोगों द्वारा हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उत्तर है पहला, लाल कृमि का। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह डेट्रिटिवोरस नामक केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती हैं। डेट्रिटिवोरस जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग चपटी पूंछ के होते हैं। ये ह्यूमस फार्बर केंचुए कहे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? उत्तर है दूसरा, कैल्शियम का। पश्चिमी राजस्थान की मृदा रेगिस्तान मृदा की श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और इसमें कई प्रकार की लवण पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप सोडियम, कैल्शियम इत्यादि लवणों की अधिकता के कारण यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उत्तर है दूसरा, खादर। किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर है चौथा, काली मृदा। आर्द्रतापूर्ण चिकनी और काली मिट्टी को रेगूर अथवा रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रेगूर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? उत्तर है पहला, काली मृदा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? उत्तर है दूसरा, काली मिट्टी का। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है दूसरा, ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती हैं। यह कथन सही नहीं है। ह्यूमस मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है। लैटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है। उत्तर है पहला, मालाबार तटीय प्रदेश में। लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोह एवं एल्यूमीनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन लीचिंग से निर्मित होती हैं। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय के उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, मलाबार तटीय प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? उत्तर है चौथा, यानी लैटेराइट।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? उत्तर है दूसरा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? उत्तर है दूसरा जलोढ़ मिट्टी का। नदियों के बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई जमा मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों में मिलती है। यह अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारीय मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के 43% भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की कमी पाई जाती है। भांबर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों नवीनतम जलोढ़, मध्य घाटी के नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को भांबर और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है। उर्वरकों में NPK से क्या तात्पर्य है? उत्तर है पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। व्याख्या: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अधिक महत्व के हैं। इन्हें NPK कहते हैं। ये बड़ी मात्रा पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित होते हैं। इस कारण ये तत्व मिट्टी से जल्द निकल जाते हैं और इनकी कमी हो जाती है। ये तत्व जल विलय रूप में पौधों द्वारा अवशोषित होते हैं। यदि ये तत्व विलेय रूप में न होते तो मिट्टी में रहते हुए भी पौधों को उपलब्ध न होते। इसी के साथ दोस्तों ये 5वां चैप्टर हमारा समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 6ठा चैप्टर खनिज और ऊर्जा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।